Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ देखा, कूलम्स लॉ के बाद हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा और हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो लेट्स मूव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है। तो चलो समझते हैं कि मान लेते हैं मैंने एक चार्ज को यहाँ पे रखा, ठीक है, ये एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा और इस चार्ज के प्रेजेंस में मैं एक और चार्ज को कहीं दूर से इसके पास लेके आया। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने एक चार्ज को यहाँ पे रखा और दूर से किसी एक दूसरे चार्ज को मैं इस चार्ज के पास में लेके आया। तो नेचुरली ये आपको क्लियरली पता है कि होगा क्या कि ये चार्ज ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट था और जब दूसरे चार्ज को मैं लेके आऊँगा तो इन दोनों केस में यहाँ पे क्या होने वाला है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होने वाला है। रिपल्सन होने वाला है मतलब कि दे बोथ आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा, इसका ये मतलब है कि 100% ये दोनों रिपल करने वाले हैं। ठीक है, ये कब हुआ ऐसा, जब मैं किसी चार्ज को इस चार्ज के पास में लेके आया। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये चार्ज मैं नहीं लाया होता इसके पास में, अगर मैं ये चार्ज नहीं लाया होता इसके पास में तो क्या होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली ये जो चार्ज यहाँ पे आसपास यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसके आसपास कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हुआ होगा जिसके कारण जब मैं किसी दूसरे एक चार्ज को इसके अंदर लेके आऊंगा तो इस पर्टिकुलर चार्ज के कारण उस चार्ज पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा और फोर्स लगेगा। तो ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है किसी भी एक चार्ज के अराउंड में, जहां पे दूसरा चार्ज इसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसी स्पेस को, इसी सराउंडिंग स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक स्पेस है अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कुछ हमको समझनी है। जो चार्ज इस स्पेस, जो क्या कर रहा है, जो चार्ज ये क्रिएट कर रहा है स्पेस को, ये फील्ड को, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इस चार्ज को जो कि फील्ड क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के पास आ रहा है इस पर्टिकुलर इफेक्ट को फेल्ट करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। So the one which is creating the field is called as the source charge and the one which is experiencing the electric field is called as the test charge. तो एक बार अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यहाँ पे लिख सकते हैं, it is the space around a source charge. It is a space around a source charge within which its influence can be experienced by a test charge। अब थोड़ा सा एक चीज और याद रखना, यहां पे जो हम टेस्ट चार्ज यूज कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के और डेफिनेशन में जाएंगे तो दैट टेस्ट चार्ज हैज टू बी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें कि अगर ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो फील्ड के अंदर में घुस रहा है, किसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में घुस रहा है सोर्स चार्ज के, वो कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम कैसे लिख सकते हैं,
मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स experienced by a unit charge, that is force per unit charge। तो ये एक हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक चीज और याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट थोड़ा सा ये जो आपको सामने एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसमें हल्का सा क्लॉज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट चार्ज हैज टू बी इनफाइनाइट सिमल वेरी स्मॉल। ये चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि सोर्स चार्ज के अराउंड में स्पेस कितना है जहां तक इसका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर जो टेस्ट चार्ज है जो एक्सपीरियंस करने वाला इस इफेक्ट को, अगर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए तो वो हमको एक्चुअल आइडिया नहीं देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि भाई नेचुरल सी बात है, वो खुद में बड़ा है तो नेचुरली ये इसके सोर्स चार्ज के इफेक्ट को या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। सो दैट विल नॉट गिव यू द एक्चुअल आइडिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दैट टेस्ट चार्ज को हमको बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली हम उसको और दूसरे तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टेस्ट चार्ज हैज टू बी वेरी स्मॉल, तो हम उसको मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट Q tends to 0 F upon Q's. This is the right definition and right expression for the electric field. ये ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे Q tends to 0 ये बताना चाह रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को, ये बहुत ही स्मॉल है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड में, जिसके अंदर में अगर कोई टेस्ट चार्ज आए तो वो उसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हम इसके एक एग्जांपल को भी समझते हैं कि चलो मैं एज्यूम करता हूं कि आपके एरिया का कोई एमएलए है और मैं ये चाहता हूं कि वो एमएलए का पावर कितने दूर तक है वो समझना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अगर मैं किसी एमएलए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूं से रायपुर का एमएलए है, उसका मैं पावर कहाँ तक है, एक पेरीफेरी देखना चाहता हूँ, एक बाउंड्री देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक आम आदमी का ही यूज़ करके उसका मैं पावर को क्या कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एस्टिमेट कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे एमएलए को पहले एमएलए के पावर को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करूँगा तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उसके खुद के फॉलोअर्स हैं। तो जहाँ भी वो जाएगा तो वहाँ उसके फॉलोअर्स रहेंगे, वहाँ पे उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, वहाँ पे लोग चीयर करेंगे। सिमिलरली हम नहीं एस्टिमेट कर पाएंगे, लेकिन एक आम आदमी जाके वहाँ पे कितने क्या बोलते हैं, एक एमएलए के फील्ड को हम अनुमान लगा पाएंगे कि एक्चुअल में उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है। तो वो आम आदमी वाला वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअल में इस चार्ज के छोटे होने की बात कर रहा हूँ कि Q हैज़ टू बी वेरी वेरी स्मॉल टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। अगर हम अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होना चाहिए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस फॉर्मूले से आप यूनिट भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, सो दैट विल बी न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहें तो डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। हमको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, mlt-2 होता है, कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80। तो अगर मैं इस फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला के नीचे में 80 डिवाइड कर दूं तो मेरा निकल जाएगा, ये हो जाएगा m, देन इट विल बी l, देन t और t -3, देन आ जाएगा a-1। तो ये हो जाएगा mlt-3 a-1, दैट विल बी योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ E विल बी सेम एज, डायरेक्शन ऑफ E जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ द फोर्स, एज दैट ऑफ द फोर्स। तो इतने हमको फैक्ट्स पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समराइज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर है कि एक स्पेस है अराउंड अ सोर्स चार्ज जहां तक उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकता है कोई एक टेस्ट चार्ज। दैट टेस्ट चार्ज हैज टू बी वेरी स्मॉल टू एक्चुअली फील दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है। अब हमको ये भी पता चल गया कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q। देखो हम लिखे जरूर ऐसे हैं बट मोस्टली आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, E = F/Q। और आपको एक चीज और याद रखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होता है, mlt-3 a-1, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहता है एज दैट ऑफ द फोर्स।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिख रहा है जो हमको सॉल्व करना है। सो जस्ट सी द न्यूमेरिकल वंस इन ए क्विक सक्सेशन। क्या दिया है न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर, ये जो डिस्टेंस दो प्लेट्स की बीच की दिखा रही है ये कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो थी पॉजिटिव प्लेट नीचे थी और निगेटिव प्लेट ऊपर थी, तो अब वो ऊपर की तरफ जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और इस केस में हमने सेकंड केस में क्या किया, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव यानी कि डाउनवर्ड है। ठीक है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, मतलब जो मैग्नीट्यूड पहले था वही मैग्नीट्यूड अभी भी है, बस डायरेक्शन चेंज किया है। अब इस केस में क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन ना फॉल होकर अब प्रोटॉन फॉल हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे +E मतलब प्रोटॉन है और -E मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था, अब सेकंड केस में प्रोटॉन फॉल कर रहा था। अब हमको करना क्या है कि हमको निकालना है टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था तो कितना टाइम लगा उसको फॉल करने में, और जब प्रोटॉन फॉल कर रहा था तो उसको कितना टाइम लगा फॉल होने में। ठीक है, ये हमको निकालना है। इसके बाद हमको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर पार्ट हमारा फर्स्ट वाला ये है कि हमको इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकालना है, प्रोटॉन के लिए टाइम निकालना है। तो हमको पहली चीज़ समझिए कि टाइम निकालना है, तो टाइम को कैसे यहाँ पे रिलेट करें। तो हमको न्यूटन की इक्वेशन याद रखनी होगी। तो आपको याद होगा न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से फॉल हो रहा है, तो u मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0। s की डिस्टेंस मेरे को दी हुई है कितनी, s दिया हुआ हमको कितना। ठीक है, u अगर मेरा 0 हो गया तो अपन क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे u को 0 पुट कर देते हैं। तो ऐसा आ जाएगा हमारा हाफ at²। ठीक है, तो t आ जाएगा हमारा √2s, ये आ जाएगा 2s/a। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। हमको साथ में एक और चीज़ पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा QE, और इनर्शियल फोर्स मूव करने के कारण कितना लगेगा, दैट इज ma, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमको पता है F इज इक्वल टू ma फोर्स लगेगा सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बिकम QE/m ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने टाइम का बनाया था, इस टाइम की इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या हो जाएगा, ये हमारी टाइम की इक्वेशन जो हो जाएगी √2 इंटू s अपॉन, ये a था, a की जगह में आ जाएगा QE/m। ये हो जाएगा √2sm अपॉन q इंटू ई। ये हमारा एक टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 में हम पहले प्रोटॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एनालाइज करेंगे, फिर प्रोटॉन के लिए करेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास क्या होता है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और हमको s कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। इतना वैल्यूज को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करने से जो टाइम निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए वो आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स। ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस √ओवर वाली फॉर्मूले में। जब आप पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। अब सेम एनालाइज करते हैं हम लोग इसके लिए फॉर प्रोटॉन्स।
तो अगर प्रोटॉन के लिए हम लोग लिखें तो प्रोटॉन के केस में सिर्फ मास चेंज होगा, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये हमारा चार्ज प्रोटॉन का भी सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ई भी हमारा सेम रहेगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और एस भी हमारा सेम रहेगा, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इसको जब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे अगेन किसमें, इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो अगेन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो टाइम आएगा प्रोटॉन के लिए वो आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ गया प्रोटॉन के लिए, वो आ गया हमारा टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप थोड़ा सा चाहो तो कंपैरिजन भी कर सकते हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेचुरली बताओ कि मास, बाकी सब तो पैरामीटर क्या बोलते हैं, बाकी सब पैरामीटर सेम थे, सिर्फ मास में डिफरेंस था। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लग रहा था वो कम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस की पावर है तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए टाइम भी कम लग रहा है इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन में ज़्यादा लग रहा है। तो ये हम ये भी देख सकते हैं कि टी प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टी इलेक्ट्रॉन, एज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ एम। और मास ऑफ, हमको क्लियरली दिख रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो ये भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करके टाइम ऑफ फॉल निकाल दिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए और प्रोटॉन्स के लिए। तो इतना हमको समझ आया। तो आज हमने क्या किया, डिस्कस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।